गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 10 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चुंगथांग डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। चुंगथांग डैम भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक की आउटबर्स्ट की वजह से बाढ़ आई है, फ्लड आया है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि एक लेक के ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ आती है। तो इसके दो रीजंस जो है मेनली देखे जा रहे हैं। एक तो ये कि वहां पर जो तीस्ता 3 डैम रिजर्वायर है उसमें जो पानी के स्टोरेज का वॉल्यूम था वो काफी हाई है। दूसरा कि जब वो पानी का लेवल इतना ज्यादा हो गया तो उसके गेट खुले नहीं टाइम पर, तो उसकी वजह से दो की फैक्टर्स इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोफ का जो इम्पैक्ट है वो काफी एग्जेजरेट हुआ, वो काफी बढ़ा। तो चुंगथांग डैम में जो डैमेज हुआ वो सिक्किम में, जो कि वहां की हाइड्रो पावर प्लांट का भी सोर्स है, उसने रिस्क भी हाईलाइट किया है कि डैम फेलियर्स जो है इंडिया में उनका कितना ज्यादा रिस्क है, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि न्यूज में था तो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। आपके लिए क्वेश्चन है कि सिक्किम का जो बॉर्डर है इंटरनेशनली कौन से देश के साथ शेयर होता है, वो आपको कॉमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैज इट्स ओरिजिन इन विच कंट्री। जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका ओरिजिन कौन से देश से माना जाता है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव्स एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स। अभी अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डेथ्स हुए हैं। तो उसी के न्यूज में यहाँ पर मेंशन्ड था, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्यों मेंशन था? उन्होंने वहां पर रिलीफ वर्क के लिए काफी चीजें जो है हेल्प की हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इंग्लिश में, इसको फ्रेंच में बोला जाता है मेडिसिन्स सैन फ्रंटियर्स, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि अगर कहीं पे भूकंप आ गया या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया तो वो इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस भेजते हैं, ह्यूमंस के लिए एड भेजते हैं। जो एमएसएफ है जो, या फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। कुछ जर्नलिस्ट और डॉक्टर्स के ग्रुप ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, इसकी फाउंडेशन की थी। तो ये क्या करते हैं, जो भी लोग कन्फ्लिक्ट से, एपिडेमिक से, डिजास्टर या फिर हेल्थ केयर से एक्सक्लूडेड है उनको मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें एक और ध्यान रखनी है। एक तो इस न्यूज में मेंशन्ड था, ये काफी जो छोटे अक्षर है आपको दिखेगा नहीं, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके ना मैं आर्टिकल आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां पर रीड जरूर कीजिएगा इसको, क्योंकि ऐसे जो चीजें आप अपने आंसर्स वगैरह में कोट कर सकते हैं और वैसे भी आपको एक क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पर क्या मेंशन्ड है कि जो अफगानिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो ज्यादातर फॉरेन हेल्प पे डिपेंडेंट है। जब भी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर, जो भी चीजें इन जर्नल भी जो है फॉरेन एड पर वो डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ अभी से 1.5-2 साल पहले जब तालिबान ने इस पर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद जो फॉरेन एड है, जो फॉरेन असिस्टेंस है, काफी कम हो गई है। तो इसकी वजह से भी वहां पर जो मेडिकल असिस्टेंस नहीं लोगों को पहुंच रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि अफगानिस्तान में ये जो अर्थक्वेक्स हैं इतने ज्यादा क्यों आते हैं, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है भूकंप के लिए। इसका मेन रीजन माना जाता है कि जो हिंदू कुश रीजन है, जो पाकिस्तान को भी जो बॉर्डर करता है, अफगानिस्तान वाला रीजन, जो जिसके थ्रू जो इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, वो भारत में आते थे आधुनिक टाइम पे। जब आप हिस्ट्री की टाइम अपनी बुक्स में पढ़ते होंगे तो वो भी एक रीजन है अर्थक्वेक का। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। ये जो आर्टिकल है ये मैं ओरिजिनल टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहां पर जाकर रीड भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। और फ्रांस में कहां पर? पेरिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएन पीस कीपिंग मिशन यूनिफिल वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन यूनिफिल है ये कौन से देश में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी आप यहाँ पर सोर्स देख सकते हो। आपको पता होगा कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन जो कंफ्लिक्ट है उसकी वजह से हमास ग्रुप ने इजराइल का जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर हमला किया है और काफी दर्दनाक इवेंट्स वहां पर देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या है। एक्चुअल में ये जो एरिया है गाजा स्ट्रिप वाला ये एरिया, ये इजराइल के ये बॉर्डर ये वाला एरिया है। यहाँ पर रहते तो है लोग कहाँ के? पैलेस्टीन के, लेकिन इस एरिया का कंट्रोल किसके पास है? इजराइल के पास। तो एक्चुअल में इशू क्या है, मान लो ये एरिया है गाजा स्ट्रिप का, तो यहाँ पर इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी कोई भी चीज इजराइल की परमिशन के बिना नहीं हो सकती। इसका जो एयर कंट्रोल है वो सारा इजराइल के पास है, तो इस वजह से काफी ज्यादा वहां पर इश्यूज रहते हैं। अब हमास ग्रुप ने, जो कि एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो उस ग्रुप ने गाजा स्ट्रिप पर क्या किया है? हमला कर दिया है। इसके साथ साथ जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी कंफ्लिक्ट में है। इसके अलावा ये जो गोलन हाइट्स वाला, ये जो 3 एरियाज हैं ये मेन कंफ्लिक्ट में रहते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। वेस्ट बैंक में भी यही है, पैलेस्टीनियंस रहते हैं, एरिया है इजराइल के कंट्रोल में। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको बहुत ही बताया है। तो एक्चुअल में इशू क्या है, अभी जो हमास ने इस पे अटैक क्यों किया है? इजराइल जो है वो अरब नेशंस के साथ एक पीस डील के लिए टॉक्स में था, लेकिन पैलेस्टीन को उसमें कंसीडर नहीं किया गया। तो उसी का एक वो करने के लिए कि पैलेस्टीन का तो कोई सही नहीं है, तो ये ग्रुप ने इजराइल पर जो है अटैक किया है। अब यहाँ पर ये जो सारा आर्टिकल है इसमें सिचुएशन बताई हुई है कि अभी क्या चल रहा है वहां पर अभी क्या है, एक हेजबोला नाम का एक आर्म्ड पार्टी है जो ईरान ही जिसको सपोर्ट करती है। उन्होंने रॉकेट्स, आर्टिलरी वगैरह जो है वो वहां पर लॉन्च की थी इजराइल में, जहां पर पैलेस्टीन के लोग रहते हैं। जो इजराइल है उसने शेबा फार्म्स नाम की एक जगह है जो कि छोटा सा एक 40 किलोमीटर लैंड का एक पैच है, वो 1967 से इजराइल के पास है। अब जो सीरिया है और लेबनान है, सीरिया एंड लेबनान, वो इस एरिया को जो शेबा फार्म्स है क्लेम करते हैं कि वो लेबनीज है। तो जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था ये यूनिफिल, ये भी लेबनान में लॉन्च किया गया था। इसने भी काफी सारे रॉकेट्स वगैरह डिटेक्ट किए हैं कि लेबनान वाले लोगों ने इजराइल में फायर किया, इजराइल वाले लोगों ने जो है लेबनान वाले एरिया में किए। तो इसी वजह से ये न्यूज में था, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। ये आर्टिकल भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो जो यूनिफिल है ओरिजिनली ये सिक्योरिटी काउंसिल ने क्रिएट किया था 1978 में। किस लिए? ये कंफर्म करने के लिए कि जो इजरायली हैं वो लेबनान से विदड्रॉ कर ले, चले जाएं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी है लेबनान में वो रिस्टोर हो जाए। और इसका एम था कि लेबनान की गवर्नमेंट को असिस्ट करना वहां की इफेक्टिव अथॉरिटी को रिस्टोर करने के लिए। मैंडेट जो है इसका एम है, ये 2 बार एडजस्ट भी किया गया 1982 और 2000 में कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से। जब 2006 में क्राइसिस हुआ तो इस काउंसिल ने फोर्स को भी बढ़ा दिया और ये डिसाइड किया कि इसकी जो ओरिजिनल एम है इसके साथ साथ जो हॉस्टिलिटीज है, यानी कि जो भी वहां पर दंगे वगैरह होते हैं, जो लोगों को नुकसान होता है, वो उसकी सिसेशन मॉनिटर की जाए, यानी कि वो रुका है या नहीं। और जो लेबनीज की आर्म्ड फोर्सेस है उनको सपोर्ट करे कि वो लेबनान के साउथ में डिप्लॉय हो सके। इनकी जो लेबनान की आप बोल सकते हो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मिले, उसके लिए असिस्ट करना है। और वॉलंटरी एंड सेफ रिटर्न, जो भी लोग डिस्प्लेस्ड थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे इन इश्यूज की वजह से, उनके सेफ रिटर्न हो इस एरिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड था। तो इसका आंसर है, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉर्म कोइनू हिट विच कंट्री? स्टॉर्म कोइनू नाम का जो तूफान था, कोइनू नाम का तूफान, इसने कौन से देश को हिट किया है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है अर्मीनिया,
ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है अजरबैजान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स भी। सो रिसेंटली जो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है कोइनू, इसने चाइना में, सदर्न चाइना में इसने हिट किया, जिसकी वजह से वहां पर से लोग जो है इवैक्यूएट किए गए, उनको शेल्टर्स में भेजा गया। बहुत सारी जो किश्तियां वगैरह थी उनको वापस बुला लिया गया, क्योंकि जो टाइफून बोल लो, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल लो, ये सदर्न चाइना में इसने हिट किया है। इसके साथ साथ जो है ताइवान में इसने जो है नुकसान किया है, हांगकांग में, ये सारे पास पास के एरिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां पर किया है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन टू क्लॉडिया गोल्डिन फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश। 2023 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को उन किस चीज के लिए, कि उन्होंने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की एडवांस करने के लिए। ऑप्शन ए है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, कोविड का इम्पैक्ट समझने के लिए दुनिया की इकोनॉमी पर। ऑप्शन बी है दुनिया वमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, जो वमेन की लेबर मार्केट है उनके क्या रिजल्ट रहते हैं। ऑप्शन सी ग्रीशम लॉ एप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी है रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। तो यहाँ पर दो चीजें आपकी कवर हो गई। एक तो ये कि 2023 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है, वो आपको पता चल गया, क्लॉडिन गोल्डिन को। ये जो अवार्ड है, मैंने अब तक तो आपको याद हो गया होगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। तो ये अवार्ड उनको मिला है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। इसको समझते हैं थोड़ा सा। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कि लेबर मार्केट में फीमेल्स में और मेल्स में जो जेंडर डिफरेंसेस के की ड्राइवर्स हैं, मेन रीजंस हैं, वो अनकवर किए। क्लॉडिया गोल्डन जो है, इन्होंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट दिया है कि वमेन की जो अर्निंग्स है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो कमाई है और लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन है वमेन की पिछले सदियों में, उसका पूरा अकाउंट किस टाइम पे कितना हुआ, किस टाइम पे कितना हुआ, वो कैसे कैसे बढ़ा, क्या फैक्टर्स है उनके बढ़ने के पीछे, तो चेंज के क्या कॉजेस थे और जो अभी जेंडर गैप बचा हुआ है उसके क्या सोर्सेज हैं, वो भी इन्होंने सारे रिसर्च में रिवील किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये थर्ड वमेन है सिर्फ इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। इससे पहले फर्स्ट अवार्ड मिला था 1969 में एलिनोर ऑस्ट्रम, ये एक फीमेल थी। इसके बाद जो है मिला था एस्थर डफलो, इनको मिला था 2019 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्का शुभा इज वेराइटी ऑफ। आर्का शुभा जो न्यूज में देखने को मिल रही है, किस चीज की वेराइटी है। ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी है मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी है बैड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्का शुभा एक नई मैरीगोल्ड की वैरायटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है जो, उन्होंने एक नई मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है उसकी वैरायटी डिस्कवर की है जिसका नाम है आर्का शुभा। ये जो वैरायटी है डेकोरेटिव पर्पस के लिए तो यूज होती ही होती है, ऑर्नामेंटल होता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रूड कैरोटीन का सोर्स भी है। क्रूड कैरोटीन जो है ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन फ्री होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आप सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ते हो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं सिर्फ। तो ये जो कैरोटीनीज है ये इसके सोर्सेज हैं जी। ये जो मैरीगोल्ड की वैरायटी है अर्का शुभा, इसकी जो पेटल्स है, पत्तियां हैं, इसको पोल्ट्री को फीड करने के लिए यूज हो सकती है, क्वालिटी योग के लिए। ये नई वैरायटी को क्रूड कैरोटीन की एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि यूजुअली क्या होता है जब फ्लावर्स वगैरह सूख जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं रहता। लेकिन ये क्या है कि अगर ये सूख भी जाए, स्पॉइल भी हो जाए, तो भी इसको क्रूड कैरोटीन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसकी वैरायटी है, ऑप्शन बी, दैट इज मैरीगोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर विच स्टेट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कौन से राज्यों में स्प्रेड हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड एंड बिहार।
यहाँ पर आप देख सकते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं केन और बेतवा, इन दोनों नदियों को लिंक किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बुंदेलखंड रीजन में है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है बुंदेलखंड वाला रीजन, वहां पर सूखा है, ड्रॉट प्रोन रीजन है, जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। इसके अंदर क्या है, पानी को केन नदी से बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। क्यों? क्योंकि जो बेतवा नदी है ये वाटर डेफिसिट है, यहाँ पर पानी की कमी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अभी की न्यूज में था क्योंकि फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए ये इसकी जो आप बोल सकते हो कि अप्रूवल हो गई है। यहाँ पर आप देखो इसका जो मैप मैंने दिखाया हुआ है, ये है यमुना नदी, ये जो फ्लो दिखाया हुआ है यमुना नदी का है। इसके साथ ये जो है ये बेतवा नदी आपको दिखाई गई है। आप एरिया देख सकते हो, ये है मध्य प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश। इधर है केन नदी, ये केन नदी का फ्लो है। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये भी इस प्रोजेक्ट के उसमें आता है, एरिया में आता है। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी काफी डिस्कस हो रहे हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिव वे में। तो इसी वजह से भी काफी टाइम से न्यूज चल रहा था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दैट इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, दुनिया का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए है सन मील, ऑप्शन बी है वाटर मील, ऑप्शन सी है ईट मील एंड ऑप्शन डी है मिनी मील। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर मील, ये क्यों न्यूज में था? थाईलैंड के कुछ साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है कि जो वाटर मिल है दुनिया का जो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है, इसको हम न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के सोर्स की तरह एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। वाटर मील का साइंटिफिक नेम है वॉल्फिया ऑस्ट्रेलियाना। ये स्मॉलेस्ट नॉन फ्लावरिंग मोनोकॉट है, जो कि प्रोटीन में भी रिच है। इसके ना तो रूट्स है ना ही इसका स्टेम है, और ये पानी पर फ्लोट करता है, तैरता है। इसकी सिंप्लिसिटी और बहुत तेजी से जो इसका ग्रोथ रेट है वो आइडियल कैंडिडेट इसको बनाता है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के ऑल्टर्ड जो चेंज होती है प्लांट डेवलपमेंट पर, उसके क्या इफेक्ट रहते हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज वाटर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नेचुरल रिजर्वायर फॉर निपा वायरस। निपा वायरस काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है क्योंकि केरला में इसके काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि निपा वायरस का नेचुरल रिजर्वायर इनमें से किसको कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए है मंकी, ऑप्शन बी है बैट्स, ऑप्शन सी है चिकन एंड ऑप्शन डी है हॉर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं निपा एंड कोविड कैरियर्स, ये हेडिंग थी इस वाले आर्टिकल की, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था। ये भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पर आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में ये जो आर्टिकल है चंडीगढ़ एडिशन में आया था, दिल्ली एडिशन की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उस पे ये मेंशन नहीं है। चंडीगढ़ एडिशन में ये हार्ड कॉपी में है, लेकिन वो काफी उसमें चीजें मैंने मार्क कर दी हैं, तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर, बहुत सुंदर आर्टिकल था। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उसको काफी इविल्स के लिए बुराई का चिन्ह माना जाता है। लोगों में डर है कि उसको बैड चीजों के साथ जो है रिलेट किया जाता है। लेकिन इंडिया में कुछ छोटा ग्रुप है रिसर्चर्स का जो इसको चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका ये कहना है कि जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ हैं, ये नेचुरल होस्ट तो है ही पैथोजेंस के, जैसे रेबीज हो गया, इबोला हो गया, लेकिन उन्होंने इस आर्टिकल में एग्जांपल दी थी कि ठीक है रेबीज है, जैसे वो डॉग्स से होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर डॉग से ही रेबीज होगा आपको। तो सिमिलरली बैट का है, इन्होंने बोला था कि बैट्स का निपा से कैसे रिलेशन बनाया जा रहा है कि जो बैट्स हैं, जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं, वो फ्रूट खाकर थोड़ा सा बाकी फेंक देते हैं। उस फ्रूट को अगर एनिमल्स जैसे पिग हो गए वो कंज्यूम कर लेते हैं, उनमें वो निपा वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, उनसे आगे मीट जो खाते हैं ह्यूमंस उससे, तो आगे ऐसे स्प्रेड होता है।
तो जो फ्रूट ईटिंग बैट्स है उन्होंने बताया कि इसका एक पॉजिटिव रोल है कि वो जो सीड डिस्पर्सल होता है, यानी कि जब जो प्लांट्स के बीज होते हैं उनको अलग अलग जगह में स्प्रेड करने में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मैं शेयर करूंगी, इसको एक रीड जरूर कीजिएगा। ऑप्शन बी दैट इज बैट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ ढोले इज। ढोले का IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए है एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है वल्नरेबल, ऑप्शन सी है नियर थ्रेटेंड एंड ऑप्शन डी है लीस्ट कंसर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोले को एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है। तो ये ढोले आपसे क्वेश्चन में ढोले भी पूछ सकते हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी पूछ सकते हैं। इसकी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये फॉक्स की तरह दिखता है। ये अभी रिसेंट एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि जो टाइगर है और ढोलेज हैं, इनका जो शिकार है वो ओवरलैप करता है, कि इनका जो शिकार अवेलेबल है सेम रीजन में होता है। तो ओवरलैपिंग प्रे अवेलेबिलिटी और जो हैबिटेट है वो भी सुटेबल है दोनों के लिए सेम। उसकी वजह से शायद ये देखा जा रहा है कि ढोलेज और टाइगर की पॉजिटिव एसोसिएशन होगी कि ये दोनों स्पीशीज जो है ये को एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक साथ रह सकती हैं। अगर हम ढोले का हैबिटेट देखें, कहाँ पर रहते हैं, बहुत ही वाइड वैरायटी है क्लाइमेट और हैबिटेट की, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट हो गए, स्क्रब हो गए, झाड़ियां, स्टेपीज हो गया, एल्पाइन रीजन हो गया, वहां पर ये मिलता है। इसके अलावा अगर हम रीजन्स की बात करें तो कहाँ मिलता है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। और IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में ये कहाँ पर मिलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि आपको वो कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ऑप्शन ए दैट इज एंडेंजर्ड। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं ये वीडियो जो है लाइव जाने के बाद ही तीनों आर्टिकल्स जो है और लिंक जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्लाइंग बैट्स वाला शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।